गाइस आज अपन देखेंगे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओएस। अब यार ये जो चीज है ये जल्दी याद नहीं रहती है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे याद करें ये अपन देखेंगे। तो अभी देख रहे होगे अरे थ्योरी कहाँ गई, आप तो इतना लिखा हुआ रहता है। अरे वो भी लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन मत लो। वीडियो अपनी इस बार अच्छी थोड़ी बड़ी जा सकती है, बट गारंटी दे रही हूँ कि तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ ओएस क्या है पहले अपन रफली समझेंगे, उसके बाद तो मैं थ्योरी से जैसे मैं समझाती हूँ वैसे अपन देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है कि अपनी जो डिजाइन है किसी भी सिस्टम की, वो स्ट्रक्चर होता है कैसे वो डिजाइन करा है। तो जो ओएस है, ओएस में टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं? 4 हैं। सबसे पहला है अपना मोनोलिथिक ओएस, फिर सेकेंड है अपना लेयर्ड ओएस, फिर थर्ड है वर्चुअल मशीन, ओके, और फोर्थ है ये है अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब ये सब क्या है? ये अपने स्ट्रक्चर के 4 टाइप हैं। तो अब अपन मोनोलिथिक को कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि एक ये रेस्टोरेंट है अपना, ठीक है, अच्छा बड़ा है, और यहाँ पे ना हो क्या रहा है कि कस्टमर आया, उसको मान लो चाहिए कुछ भी चाहिए, बर्गर चाहिए, तो वो उसने बोला कि भाई मुझे बर्गर चाहिए। तो जो मालिक है उसने ठीक है बोला, हाँ ठीक है बर्गर दे देंगे। अब वो मालिक क्या कर रहा है, ये ऑर्डर भी ले रहा है और खाना बनाना भी यही है इसका काम, सर्व करने का भी काम इसका है। तो हुआ क्या कि अब ये तीनों काम कर रहा है, ये बंदा तीनों काम कर रहा है। तो सब कुछ एक ही जगह हो गया, सब कनेक्टेड काम हो रहा है। पर दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि अगर कुछ भी गलती हुई, मान लो ये बर्गर बना रहा है या इसको टाइम लग गया, कस्टमर गुस्सा होके चला गया, तो क्या होगा? एक एक काम फेल हुआ तो पूरा सिस्टम मेरा क्रैश हो जाएगा। तो ये चीज अपने मोनोलिथिक में होती है कि इसमें सब लोग जो हैं सारे वर्किंग इंटरकनेक्टेड होती है। अगर एक से भी कुछ गलती हुई तो सब खराब हो सकता है। तो ये एक ऐसा कुछ मोनोलिथिक में तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलेगा कि ऐसी चीजें होती है। टेक्निकली अपन समझेंगे इसे। अब आता है लेयर्ड ओएस। लेयर्स है इसमें, नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा। अब इसमें कि जो अपना वही रेस्टोरेंट है वो फ्लोर्स में डिवाइडेड है। ये 0 वाली ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक और बना देती हूँ 5th फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रही है? कुकिंग हो रही है। फर्स्ट फ्लोर पे पैकिंग हो रही है, फिर सेकंड फ्लोर पे सर्विंग हो रही है। ऐसे काम चल रहा है। तो ऊपर हुआ क्या, इसमें रूल है एक कि जो ऊपर फ्लोर अपर फ्लोर है वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगी, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। मतलब ये ऐसे नहीं आ सकते, बस ऐसे ही काम होगा। तो इससे हुआ क्या, लेयर बाय लेयर काम होता है। ये अपना लेयर बाय लेयर इसमें काम होता है। ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। अब इसमें ऐसे काम हुआ। अब आता है अपना वर्चुअल मशीन। अब ये वर्चुअल मशीन क्या है? सेम बिल्डिंग है। अब इसमें क्या है, बिल्डिंग तो सेम है बट इसमें किचन, ये किचन अलग है, ये किचन अलग है, और इसके जो मेन्यू है वो भी अलग अलग है। तो हर कस्टमर को क्या लगा कि अगर वो इसमें जाके बैठा है कस्टमर मान लो, तो वो ये सोचेगा कि अरे ये तो मेरा पर्सनल है, अलग रेस्टोरेंट में बैठा हूं मैं। तो अब उसमें हुआ क्या कि एक्चुअली सब सेम ही रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, बट इसको क्या लग रहा है कि मैं अकेला ही इसमें बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे अपना वर्चुअल मशीन वर्क करता है कि एक ही बिल्डिंग में अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए, सबको लगता है कि अरे ये तो मेरा है, बट एक्चुअल में ये किसका है? पूरी बिल्डिंग का है। क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब इसमें ना कस्टमर है वो अपना क्लाइंट है, वेटर अपना मैसेंजर है या कर्नल है, और किचन क्या है? सर्वर है। तो जो कस्टमर ऑर्डर देता है
वेटर ले जाता है किचन में, फिर किचन में वो बनता है, फिर कस्टमर वापस अपना ऑर्डर दे देता है अपने को। तो इसमें हुआ क्या, एक क्लाइंट मांगता है, सर्वर देता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, बस कोई फालतू चीज नहीं हुई। जो कस्टमर है इसने ऑर्डर दिया, ये मेरा वेटर है, इसने क्या करा, ऑर्डर ले लिया, फिर ये गया किचन वाले कुक के पास, उसने खाना बनाया और वेटर ने वापस चुपचाप जो था ऑर्डर दे दिया। अब इसमें होता क्या है, क्लाइंट मांगता है, जो सर्वर है वो दे देता है और इनके बीच में कम्युनिकेशन वेटर करवा देता है। ये अपने ये सब वर्क करते हैं। मोनोलिथिक में क्या होता है कि एक ही बंदा सब काम कर रहा है, लेयर्ड में फ्लोर वाइज काम होता है, और वर्चुअल मशीन में क्या होता है, एक के अंदर मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। इन सर्वर में क्या होता है, कस्टमर, वेटर और किचन। तो ऐसे अपने ये सब वर्क करते हैं। अब अपन इसको अच्छे टेक्निकली समझते हैं। आई होप तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया हो कि अच्छा इन सब में होता क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर रेफर टू द इंटरनल आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओएस। इंटरनल आर्किटेक्चर यानी ओएस अंदर से कैसे बना है, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसके पार्ट्स कैसे अरेंज्ड है, यानी ओएस के अंदर अलग अलग पार्ट्स, मॉड्यूल्स होते हैं और उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ओएस स्ट्रक्चर यानी कि ओएस का इंटरनल डिजाइन, which defines how its components interact to provide system services. OS के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम। तो ये कंपोनेंट्स आपस में ना कैसे बात करते हैं और मिलकर काम कैसे करते हैं ये बताते हैं। स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि कौन किससे और कैसे बात करेगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू अचीव efficiency, modularity, reliability and scalability. OS जो है वो अलग, OS को बनाने में ना अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल। एक ही टाइप का ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें ना मल्टीपल डिजाइन होते हैं। इसमें क्या होता है, अब ये सब बन गया, उसके बाद सिस्टम फास्ट और ऑप्टिमाइज चले, इजीली मैनेज हो जाए, क्रैश ना करे, ज्यादा लोड हैंडल ना करे, ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, ताकि हम अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं ताकि हम अचीव कर सके एफिशिएंसी, मॉड्युलैरिटी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो ओएस स्ट्रक्चर क्या है, ये ओएस के अंदर के पार्ट्स का डिजाइन प्लस उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है ये बताते हैं। अब ओएस स्ट्रक्चर अपने 4 होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोलिथिक, फिर लेयर्ड, फिर वर्चुअल मशीन एंड देन क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब अपन सबको एक एक करके समझते हैं। तो अपन अब देखेंगे अपना सबसे पहला मोनोलिथिक सिस्टम या मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, दिस अप्रोच कैन बी सबटाइटल द बिग मैस। अब इसे बिग मैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता है और सब कुछ ना मिक्स्ड होता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, एक मैसी स्ट्रक्चर रहता है। द स्ट्रक्चर इज दैट देयर इज नो स्ट्रक्चर। यहाँ एक्चुअली कोई स्ट्रक्चर फिक्स्ड ही नहीं होता है, सब कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रैंडमली कनेक्ट होते हैं, कोई लेयर्स या बाउंड्रीज नहीं होती हैं। OS is written as a collection of procedure, each of which can call any one whenever it needs to. OS को ना छोटे छोटे फंक्शन प्रोसीजर के फॉर्म में लिखा जाता है, हर काम के लिए एक प्रोसीजर हो जाता है और कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को ना कॉल कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी फ्री कम्युनिकेशन है, कोई कंट्रोल नहीं है। हर फंक्शन के इनपुट्स जो है वो डिफाइंड होते हैं और आउटपुट भी डिफाइंड होते हैं, मतलब काम क्लियर है बट जो कनेक्शन है वो थोड़ा मेसी है। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, हाईली फ्लेक्सिबल है बट अनऑर्गेनाइज्ड है। In monolithic system, it is possible to have at least a little structure. The server system calls provided by the OS are requested by putting the parameters in well-defined place, such as registers or on the stack, and the executing
and then executing a special trap instruction known as kernel call और supervisor call. अब ये क्या है, यूजर प्रोग्राम जो है ओएस से सर्विस मांगता है, इसको बोलते हैं सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल क्या होता है, यूजर प्रोग्राम जो है वो ओएस से सर्विस मांगता है. जो डाटा भेजना है, ठीक है, इनपुट, वो सीपीयू रजिस्टर्स में या स्टैक में स्टोर होता है. एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन रन होता है, इसको बोलते हैं कर्नल कॉल और सुपरवाइजर कॉल. सिस्टम 2 मोड्स में होता है, यूजर मोड और कर्नल मोड में. सिस्टम का कॉल टाइम हुआ, सिस्टम के कॉल टाइम पे यूजर मोड जो है वो कर्नल मोड पे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ओएस जो है वो कंट्रोल ले लेता है. अब तुमको थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ गया होगा कि मोनोलिथिक सिस्टम में हो क्या रहा है. ये एक बिग मैस है क्योंकि इसमें कुछ भी, सब चीजें रेंडमली कनेक्टेड है, इंटरैक्ट कर रही हैं. और जो कर्नल कॉल और सुपरवाइजर कॉल क्या है, ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू जो यूजर है वो प्रोग्राम ओएस से सर्विस रिक्वेस्ट करता है और सिस्टम यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच हो जाता है. मतलब कि जब यूजर प्रोग्राम को कुछ पावरफुल काम करना होता है तो वो क्या करता है, जैसे फाइल ओपन करना है, प्रिंटर यूज करना है, मेमोरी एलोकेट करना है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली वो नहीं करता है, वो ओएस को बोलता है कि तुम्हें ये काम करना है. तो ये जो बोलने का तरीका है दैट इज अ कर्नल कॉल. ये समझ में आ गया? अपन और अच्छे से समझेंगे. मेन जो अभी ये समझाई है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. अपन आगे देखते हैं. मोनोलिथिक ओएस का डायग्राम समझ में आता है, तो अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप फ्लो में समझेंगे ताकि तुम्हें आराम से बन जाए. कॉलेज में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं. सोचो तुम ना एक ऐप यूज कर रहे हो जैसे कि ब्राउजर या गेम, तो यहाँ पे यूजर प्रोग्राम जो है वो मेरा ऐप है, ओएस जो है वो मेरे सिस्टम का बॉस है, हार्डवेयर इज माय मशीन. तो यूजर प्रोग्राम क्या करेगा, डायग्राम में ना यूजर प्रोग्राम 1 और यूजर प्रोग्राम 2 तुम्हें दिख रहा है. ये नॉर्मल ऐप से जो तुम रन करते हो, ये यूजर मोड में रन करते हैं और ये बहुत सेफ एरिया है. यूजर मोड क्या है, यूजर मोड एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है. किसके लिए है, यहाँ से तुम डायरेक्ट हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो रेस्ट्रिक्टेड इसलिए सिक्योरिटी के लिए. अब फिर आ जाता है अपना कर्नल मोड. कर्नल मोड बहुत पावरफुल जोन है, यहाँ ओएस के पास फुल कंट्रोल होता है, सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस सब होते हैं. अब है ये अपना मेन मेमोरी. यहाँ पर यूजर प्रोग्राम्स और ओएस दोनों लोड होते हैं. अब क्या हुआ, जब यूजर को ओएस की हेल्प चाहिए, जैसे यूजर बोल रहा है भाई फाइल ओपन कर दे, तब यूजर प्रोग्राम एक स्पेशल रिक्वेस्ट भेजता है जिसको बोलते हैं सिस्टम कॉल. अगर मुझे किसी से मदद चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी बाय चांस कि मेरे को हेल्प चाहिए, तो मैंने क्या करा है, सिस्टम कॉल करा है. अब मोड स्विच जैसे ही सिस्टम कॉल होता है, यूजर जो है वो यूजर मोड से कर्नल मोड पे स्विच हो जाता है. मतलब अब पूरा कंट्रोल हमारे ओएस के पास है. अब ये जो तुम्हें दिख रहा है डिस्पैच टेबल, अब ये क्या है भाई, ओएस डिसाइड करेगा कि कौन सा काम करना है. ओएस एक डिस्पैच टेबल चेक करता है जिसमें हर सर्विस का एड्रेस स्टोर होता है, यानी कौन सा फंक्शन रन होगा यहाँ डिसाइड होता है. फिर अब ये सर्विस प्रोसीजर क्या है, अब ओएस जो है करेक्ट फंक्शन को कॉल करता है, इसको बोलते हैं सर्विस प्रोसीजर. जो एक्चुअल काम करता है वो बंदे को, अगर मैंने बोला था मेरे को फाइल ओपन करना, तो यहाँ पे मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, बता देगा कि फाइल ओपन करना है, और फिर टास्क कंप्लीट हो जाएगा. ओएस टास्क कंप्लीट करता है, फिर कंट्रोल वापस यूजर प्रोग्राम को मिल जाता है, यानी अब वापस कर्नल मोड से यूजर मोड पे स्विच हो गया. तो सबसे पहले क्या हुआ, यूजर प्रोग्राम जो है वो ओएस को कॉल करता है सिस्टम कॉल से, फिर ओएस डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा, फिर वो काम होता है और रिजल्ट वापस मिल जाता है. तो ऐसे ही अपना वर्क करता है. आई होप समझ में आ गया हो. अब जो इसका स्ट्रक्चर है मॉडल का, मोनोलिथिक सिस्टम का, वो देख लो. सबसे पहले आता है अपना मेन प्रोग्राम, ये इसी की थ्योरी लिखी है, देख लेना. ओएस का मेन पार्ट होता है ये, सिस्टम कॉल को हैंडल करता है, डिसाइड करता है क्या करना है. फिर सेकंड अपना सर्विस प्रोसीजर्स, एक्चुअल काम करने वाले फंक्शंस जैसे फाइल ओपन, मेमोरी एलोकेट, ये सारे यहाँ होते हैं. फिर यूटिलिटी प्रोसीजर्स, हेल्पर फंक्शंस जो सपोर्ट देते हैं, इनडायरेक्ट काम करते हैं, वो यहाँ होते हैं.
यानी ये 3 पार्ट्स का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट स्टिल इसमें प्रॉपर लेयर्ड सिस्टम नहीं होता है। इसके एडवांटेजेस: हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू डायरेक्ट फंक्शन कॉल्स, फास्ट एग्जीक्यूशन, यानी कम लेयर्स हैं इसलिए एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाता है, डायरेक्ट कॉलिंग से स्पीड बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है: लो मॉड्युलैरिटी, पुअर फॉल्ट आइसोलेशन, कोड जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, एक जगह चेंज करने से ना दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाती है, हाईली डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। तो मोनोलिथिक ओएस क्या है, सब फंक्शन एक ही जगह मिक्स्ड होते हैं, प्लस डायरेक्ट कॉलिंग हो जाती है, हाई परफॉर्मेंस होती है, बट इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। तो आई होप तुम्हें मोनोलिथिक समझ में आ गया हो। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। आता है सेकेंड स्ट्रक्चर, लेयर्ड सिस्टम या लेयर्ड स्ट्रक्चर। The approach for structure of monolithic system was generalized to organize the OS as a hierarchy layers, each one constructed upon the one below it. जो monolithic system है वो स्ट्रक्चर मेसी था, बिग मैस था, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक नया आइडिया डेवलप किया गया। उस अप्रोच को मॉडिफाई करके अपन ने बेटर बनाया, यानी कि इसमें मोनोलिथिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव किया गया। The first system constructed using this way was the system built at the, अब ये नाम है, इन नेदरलैंड्स बाय, अब यार मत पूछो यार, इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखा मैंने, ठीक है। अब देखो ओएस को अब लेयर्स, लेवल्स में डिवाइड किया गया, हर लेयर का अपना काम होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर और स्ट्रक्चर बना। ओएस में अब मल्टीपल लेयर्स हैं, टॉप से बॉटम तक इसमें अरेंज हुई। हर लेयर्स नीचे वाली लेयर पे डिपेंड करती है, ऊपर जो लेयर है वो लोअर लेयर की सर्विसेज यूज करती है, जैसे कि एग्जांपल आए एप्लीकेशन, ओएस, फिर हार्डवेयर। ऊपर वाली जो लेयर है वो डायरेक्टली नीचे वाली के थ्रू ही काम करेगी, लेयर बाय लेयर डिपेंडेंसी होती है। इस लेयर अप्रोच को पहली बार एक रियल सिस्टम में यूज किया गया और उस सिस्टम का नाम था द सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है एक यूनिवर्सिटी में बना था और ये उस यूनिवर्सिटी का नाम है, नीदरलैंड्स में थी ये, और ये सिस्टम बनाया था ये फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने 1968 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है। ओके ठीक है भाई, नाम याद रख लेना यार, स्पेलिंग भी याद रख लेना। अब मोनोलिथिक जो है ओएस मैसी था, उसको इम्प्रूव करके लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया और ओएस को लेयर्स में डिवाइड किया गया, हर लेयर नीचे वाली पे डिपेंड करती है। फर्स्ट एग्जांपल था अपना द सिस्टम, इतना याद कर लेना है, और इन 1968। अब अपन इसको समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे पेन चल गया है, कुछ नहीं है खास। अपन पहले इसको एग्जांपल से समझेंगे, फिर अपना जो है वो देखेंगे। सोचो कि एक 6th फ्लोर की बिल्डिंग है, नीचे जो है थोड़ा बेसिक काम हो रहा है, ऊपर थोड़ा एडवांस काम हो रहा है, और जो अपर लेयर है कभी डायरेक्टली नीचे जो है हार्डवेयर से बात नहीं करती, हमेशा क्या होता है नीचे वाली लेयर के थ्रू ही काम होता है। तो लेयर 0 क्या हो रहा है, ये सबसे अपनी बेसिक लेयर है। सोचो सीपीयू जो है वो एक टीचर है और प्रोसेस अपनी स्टूडेंट्स है। तो लेयर 0 डिसाइड करता है कि कौन स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, कब, और कब उनको सब्जेक्ट को स्विच करना है। इंटरप्ट और टाइमर क्या है इसमें, स्टूडेंट का टाइम खत्म हुआ, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा टीचर से पढ़ने, अगर कोई अर्जेंट काम आ गया तो सीपीयू क्या करेगा, तुरंत स्विच करता है। अब लेयर 1 डिसाइड करता है कि किस स्टूडेंट को कौन सी सीट मिलेगी। अगर सीट फुल हो गई तो वो क्या करेंगे, आउटसाइड स्टोरेज ड्रम में बैठ जाएंगे, कुछ डेटा रैम में होगा और कुछ डेटा बाहर स्टोर हो जाएगा, यानी हाफ क्लास अंदर पढ़ रही है, बाकी की बाहर वेट करेगी। फिर आती है अपनी लेयर 2। अब इसमें क्या हो रहा है, अब प्रोसेस और यूजर के बीच कनेक्शन। सोचो हर स्टूडेंट के पास पर्सनल माइक है, वो टीचर अपने सिस्टम से बात कर सकता है, सिस्टम ऐसा इल्यूजन देता है हर प्रोसेस का अपना कंसोल है, मतलब फेक है बट यूजफुल इंटरफेस है। फिर आती है अपनी लेयर 3, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब डिवाइसेस हैंडल होंगे, सोचो कि प्रिंटर जो है एक शेयर्ड मशीन है,
सब डायरेक्ट यूज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो वो लेयर 3 मैनेज करेगा। लाइन बनाकर काम करना है, पहले तुम यूज करो फिर तुम यूज करो, डेटा पहले स्टोर होगा फिर अपने को भेजना है। प्रोसेस को असली डिवाइस नहीं दिखता है, सिर्फ सिंपल वर्जन दिखता है। अब आती है अपनी लेयर 4 यूजर प्रोग्राम्स। अब तुम यहीं आते हो, तो बस ऐप यूज कर रहे हो, क्रोम, कोड या गेम। तुम ये नहीं सोचना सीपीयू कैसे मिल रहा है, मेमोरी कहाँ से आ रही है, प्रिंटर कैसे काम कर रहा है, तुम्हें काम करना है बस। तो ओएस ये सब हैंडल कर लेता है, तुम बढ़िया मजे करो। फिर आते हैं लेयर 5 द ऑपरेटर। सबसे ऊपर अपना बॉस बैठा हुआ है, प्रिंसिपल या एडमिन है। वो क्या कर रहा है, सिस्टम को मॉनिटर करना, कंट्रोल रखना, प्रॉब्लम्स हैंडल करना, ये सारे कंट्रोल कर रहा है वो। तो ये सब आ गया अपना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेयर 0 पे एग्जीक्यूशन हुआ, फिर मेमोरी हुआ, फिर कम्युनिकेशन हुआ, फिर जो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, देन यूजर, फिर ऑपरेटर, फिर जो रिजल्ट है ऊपर आ जाता है। तो लोअर लेयर में क्या होता है, अपना हार्डवेयर कंट्रोल होता है, सीपीयू प्लस मेमोरी आईओ। फिर जो अपर लेयर्स जो होती हैं ये सब, इनमें क्या होता है, प्रोग्राम्स प्लस कंट्रोल होता है। तो लेयर्ड ओएस एक बिल्डिंग जैसा है जहां हर फ्लोर का फिक्स्ड काम है और सब एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करते हैं। हम समझते हैं इसकी थ्योरी। लेयर 0 deal with allocation of the processor, switching between processes when interrupts occurred or time expired. लेयर 0 है, सीपीयू किस प्रोसेस को देना है यह लेयर डिसाइड करती है। जब इंटरप्ट आए, जैसे कि आईओ कंप्लीट हुआ या टाइम खत्म हो जाए, तब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे स्विच करता है। जो लेयर 0 है वो प्रोवाइड करती है द बेसिक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ द सीपीयू। एक समय पर मल्टीपल प्रोसेस मैनेज करना, सीपीयू को एफिशिएंटली यूज करना, ये सब अपनी लेयर 0 बताती है। लेयर 0 क्या बताती है, सीपीयू मैनेजमेंट प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आती है अपनी लेयर 1। लेयर 1 क्या है, मेमोरी एंड ड्रम मैनेजमेंट। Layer 1 did the memory management. It allocated space for processes. Main memory and on a 512K word drum used for holding parts of processes pages for which there was no room in main memory. अब तुम्हें याद है मैंने बोला था कि टीचर क्या करती है, आधे स्टूडेंट पढ़ रहे होते क्लास में और अगर जगह नहीं होती तो बाहर बाकी वेट कर रहे होते हैं। तो रैम को मैनेज करना, कौन सा प्रोसेस कहाँ स्टोर होगा और प्रोसेसेस को रैम में जगह देना, ये सब अपना लेयर 1 करता है। ड्रम क्या है, ओल्ड स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क जैसा। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा डेटा जो होता है वो वहां स्टोर हो जाता है। अगर जो मेरी रैम है वो फुल हो जाए तो प्रोसेस का कुछ हिस्सा बाहर ड्रम में स्टोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अपनी लेयर 2। लेयर 2 क्या है, ऑपरेटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। लेयर 2 है, उसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस और ऑपरेटर यूजर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। इनपुट जो है, इनपुट आउटपुट का इंटरैक्शन हो रहा है और हर प्रोसेस को क्या लग रहा है कि उसका अपना कंट्रोल है। अब आती है अपनी लेयर 3। लेयर 3 took care of managing the IO devices and buffering the information stream to and from them. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना, ये काम होता है इसका। डेटा को ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करके स्मूथ फ्लो मेंटेन करना इसका काम है। डायरेक्ट फ्लो ट्रांसफर को अवॉइड करना। जो अपनी लेयर 3 है वो क्या काम करता है, लेयर 3 took care of managing the IO devices and buffering the information stream to and from them. लेयर 3 है वो अपने IO devices का मैनेजर है। सोचो अगर क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, जो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल बताया था कि जो प्रिंट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, लाइन में प्रिंट करेंगे ताकि काम अच्छे से हो जाए। अगर साथ में ही सब एक साथ आ जाएंगे तो क्या लड़ाई हो सकती है, अरे पहले मैं। तो लेयर 3 अगर नहीं हुई तो सब एक साथ प्रिंटर चलाएंगे जिससे कि दिक्कत हो सकती है। तो लेयर 3 क्या करेगा, लाइन बनवाएगा, एक एक का प्रिंट करेगा, सबको टर्न देगा, तो डिवाइसेस को प्रॉपरली ये हैंडल करता है। अब बफरिंग क्या है, तुम एक बार 100 पेजेस प्रिंट भेजते हो, प्रिंटर एकदम स्लो है, तो लेयर 3 क्या करेगा, पहले का जो डेटा है वो स्टोर करता है, फिर धीरे धीरे वो प्रिंट करता जाएगा। तो ये एक टेम्पररी वेटिंग एरिया है
तुम जब प्रिंट करते हो तो जब तुम सिर्फ प्रिंट वाला बटन दबाते हो तुझे कुछ नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। ये सब लेयर 3 हैंडल करता है। तुम्हें ये सिंपल लगता है बट अंदर से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक मैनेजर जो डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, लाइन लगवाता है और काम स्मूथली करवाता है। तो लेयर 3 जो है वो प्रिंटर जैसे डिवाइसेस को मैनेज करता है और डेटा को स्मूथ तरीके से हैंडल करता है। Above the layer 3, each process could deal with abstract I/O devices instead of real devices. प्रोसेस को जो असली डिवाइस नहीं दिखता है, सिर्फ सिंपल वर्जन दिखता है। एब्स्ट्रैक्ट डिवाइस सिंप्लीफाइड व्यू बस दिखाता है, फालतू अंदर क्या हो रहा है ये सब चीजें वो नहीं दिखाता है। लेयर 4 contains the user programs. They do not have to worry about process, memory, console और I/O management. जो लेयर 4 है, अपन यहाँ पे आते हैं। अपन बस ऐप यूज कर रहे हैं, क्रोम कोड या गेम, बढ़िया अपन की गेम खेल रहे हैं। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सीपीयू कैसे कर रहा है, मेमोरी कहाँ से आ रही है, प्रिंटर कैसे काम कर रहा है। ओएस सब हैंडल कर लेता है, बढ़िया तुम अपना काम करो। द सिस्टम ऑपरेटर प्रोसेस वॉज लोकेटेड इन लेयर 5। सबसे बड़ा बॉस यहाँ पे बैठा है। जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, सिस्टम को मॉनिटर करता है, कंट्रोल रखना, प्रॉब्लम हैंडल करना, ये सब काम करता है। टॉप लेवल कंट्रोल होता है यहाँ पे। जो अपना लेयर 5 होता है वो ऑपरेटर होता है, सबसे ऊपर सिस्टम ऑपरेटर, एडमिन टाइप प्रोसेस होता है, कंट्रोल और मॉनिटरिंग यही सब करता है। ये अपना टॉप मोस्ट लेयर है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेयर 0 में सीपीयू मैनेज हुआ, फिर मेमोरी मैनेज, फिर यूजर कम्युनिकेशन, फिर आईओ डिवाइसेस, देन यूजर प्रोग्राम्स और लेयर 5 अपना सिस्टम कंट्रोल, सबका बॉस। अब अपन इसके एडवांटेजेस देखते हैं। मॉड्यूलरिटी मेक्स द सिस्टम वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ओएस को छोटे छोटे पार्ट्स, मॉड्यूल्स या लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। हर लेयर का फिक्स्ड काम होता है जिससे मेरा सिस्टम क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक बन जाता है। Easier to build compared to monolithic system. मोनोलिथिक में सब एक साथ बनाना पड़ता है, लेयर्ड में अब इसमें क्या होता है, लेयर्ड में स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है, पहले लेयर 0 फिर 1, ऐसे जो है मेरा सिस्टम है वो इजी होता है, बनाना इजी हो जाता है। इजी डीबगिंग एंड टेस्टिंग, अगर एरर आए तो आसानी से पता चलता है कि इस लेयर में प्रॉब्लम है। पूरे ओएस को अपने को चेक नहीं करना पड़ता है, एरर फाइंड भी हो जाता है और फिक्स करना भी इजी होता है। इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी, हर लेयर के रूल्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस अलाउड नहीं होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कम होता है, तो सिस्टम जो है वो मेरा सेफर हो जाता है। अब आते हैं अपने डिसएडवांटेजेस। जो सिस्टम है बिकम स्लोअर कंपेयर टू मोनोलिथिक, हर रिक्वेस्ट को मल्टीपल लेयर से गुजरना पड़ता है जिससे डायरेक्ट नहीं जाता है, तो उससे एक्स्ट्रा स्टेप आ जाती हैं, तो थोड़ी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। डिफिकल्ट टू डिफाइन लेयर्स प्रॉपरली, डिसाइड करना मुश्किल होता है कौन सा काम किस लेयर में आएगा, गलत डिजाइन से प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब लेयर डिजाइन जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस अलाउड नहीं है, जल्दी चेंजेस मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि लेयर्स एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन लेयर इंटरैक्शन, लेयर एक दूसरे से इनडायरेक्टली बात करती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कम्युनिकेशन थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी लेयर्ड ओएस क्या है, क्लीन एंड सिक्योर है बट थोड़ा स्लो और डिजाइन ट्रिकी है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो अपन अब देखेंगे वर्चुअल मशीन। अब अपन ऐसे ही क्या कर रहे हैं, मतलब देखो यार ये थ्योरी है तो पूरा मेरा एक पेज भर गया लिख लिख के, तो यार तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी फिर समझाने में मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है बस थ्योरी लिखी हुई है, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, समझे क्या। तो इसीलिए अपन इसको ऐसे समझते हैं। सोचो कि तुम्हारे पास ना एक पावरफुल लैपटॉप है, जी हाँ पावरफुल लैपटॉप। तुम चाहते हो अलग ओएस ट्राई करना, मल्टीपल यूजर्स का सिस्टम चलाना, तो सॉल्यूशन अपना वर्चुअल मशीन। एक कंप्यूटर के अंदर ना मल्टीपल कंप्यूटर कैसे चल सकते हैं, कभी सोचा है? तो आज अपन वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले समझो बेयर हार्डवेयर क्या होता है, सीपीयू रैम डिवाइसेस जो है ये अपने असली मशीन है। तो वर्चुअल मशीन क्या करती है, फिर प्रोग्राम को ऐसा फील कराती है जैसे वो डायरेक्ट हार्डवेयर पे रन हो रहा है।
एक ही सिस्टम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे तुम एक साथ ब्राउजर, कोड और गेम चला रहे हो, वैसे ही वीएम इंश्योर करता है सब स्मूथली रन करे। अब मेन मैजिक क्या हुआ, एक रियल कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स क्रिएट हो जाते हैं और वर्चुअल मशीन अपना ओएस रन करता है, अपना प्रोग्राम रन करता है और हर एक को लगता है मैं ही रियल कंप्यूटर हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो नॉर्मल ओएस है वो क्या करता है, हार्डवेयर को सिंपल बना देता है, बट जो वर्चुअल मशीन है वो हार्डवेयर को सिंपलीफाई नहीं करती है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाती है। हर वर्चुअल मशीन बिल्कुल रियल मशीन जैसी होती है, इसमें सब होता है, आईओ डिवाइसेस, कर्नल मोड, यूजर मोड, इंटरप्ट, मतलब 100% रियल जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। एक रियल कंप्यूटर, मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स होते हैं, हर वर्चुअल मशीन इंडिपेंडेंट है, हर वर्चुअल मशीन अपना ओएस चला सकता है। तो वर्चुअल मशीन एक ऐसा सिस्टम है जो एक हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करता है, जिसमें अलग अलग ओएस और प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। अब क्या होता है वर्चुअल मशीन में ना, देयर आर 2 वेरिएंट्स ऑन दिस डिजाइन। इस वीएम डिजाइन के 2 टाइप्स मेथड्स होते हैं। अभी हम फर्स्ट वेरिएंट समझ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। इन फर्स्ट वन, MS-DOS itself is loaded into the virtual 8086 एड्रेस स्पेस। एक वर्चुअल मशीन जो है वो बनाई गई, उसके अंदर MS-DOS OS लोड कर दिया गया। एड्रेस स्पेस है वो अपना मेमोरी एरिया, वर्चुअल मशीन के अंदर एक OS जिसका नाम है MS-DOS रन हो रहा है। वीएम मॉनिटर जो है वो वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करता है। जब कोई ट्रैप या स्पेशल रिक्वेस्ट या इंटरप्ट आता है तो मॉनिटर खुद हैंडल नहीं करता, वो MS-DOS जो अपना OS है उसको दे देता है। मॉनिटर बोलता है ये काम अपना MS-DOS हैंडल करेगा। अब जो OS है वो खुद ट्राई करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने का, जैसे एग्जांपल प्रिंटर यूज करना, डिस्क एक्सेस करना। जैसे ही जो MS-DOS डायरेक्ट हार्डवेयर यूज करने की कोशिश करता है, वीएम सिस्टम उसको पकड़ लेता है। डायरेक्ट एक्सेस अलाउड नहीं है भाई, तो अब एक्चुअल काम कौन करेगा, वीएम मॉनिटर करेगा। तो MS-DOS सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा भाई मुझे प्रिंट करना है, तो मॉनिटर एक्चुअल हार्डवेयर यूज कर देगा। फाइनल कंट्रोल जो होता है वो अपना वीएम मॉनिटर के पास होता है। तो क्या हुआ, जो MS-DOS वर्चुअल मशीन के अंदर रन हो रहा है, ट्रैप आया, मॉनिटर ने MS-DOS को दे दिया। MS-DOS ने IO करने की कोशिश की, बट वीएम मॉनिटर ने उसको इंटरसेप्ट किया। मॉनिटर ने फिर एक्चुअल काम कर दिया। तो MS-DOS सोचता है कि वो डायरेक्ट हार्डवेयर यूज कर रहा है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वीएम मॉनिटर ही सब कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड वेरिएंट में क्या हुआ, जब पहला ट्रैप रिक्वेस्ट आता है तो इस बार वीएम मॉनिटर तुरंत खुद ही हैंडल कर लेता है। यानी पहले वेरिएंट में क्या हुआ, MS-DOS को भेजा था काम करने के लिए, अब यहाँ उसने खुद ही, मॉनिटर ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। मॉनिटर खुद ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर देता है, प्रिंटर यूज करना तो वो कर देता है, इसमें MS-DOS को इन्वॉल्व नहीं करता है। वीएम मॉनिटर को पहले से पता है कि MS-DOS जो है कौन कौन से सिस्टम कॉल यूज करता है, मतलब उससे MS-DOS का बिहेवियर समझ आता है। हर ट्रैप का मतलब क्या है, कौन सा काम करना है, उस तो मॉनिटर उससे फुली अवेयर रहता है। ट्रैप देखा, काम समझ लिया, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। मीन सेकेंड में क्या हुआ, ट्रैप आया, मॉनिटर ने उसको तुरंत पकड़ लिया, खुद ही समझ गया और उसने डायरेक्ट IO परफॉर्म कर दिया। तो फर्स्ट वेरिएंट में क्या हुआ है, ट्रैप आया, MS-DOS को दिया, MS-DOS ट्राई करता है, फिर लेटर क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। और सेकेंड वेरिएंट में क्या हुआ, ट्रैप आया, मॉनिटर खुद हैंडल करेगा, मॉनिटर डायरेक्ट IO करता है, इमीडिएट हैंडलिंग हो जाती है। तो सेकेंड वेरिएंट में वीएम मॉनिटर स्मार्ट है, वो डायरेक्टली काम कर देता है बिना MS-DOS को इन्वॉल्व किए। अब अपन इसके एडवांटेजेस देखते हैं। देयर आर प्राइमरी एडवांटेजेस फॉर यूजिंग वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन यूज करने के लिए अपने एडवांटेज क्या है, वीएम सब सिस्टम रिसोर्सेज जो है अपने CPU मेमोरी डिस्क को प्रोटेक्ट करती है। हर वर्चुअल मशीन अलग अलग होती है, एक वर्चुअल मशीन दूसरी को अफेक्ट नहीं करती है। मतलब 2 स्टूडेंट अलग अलग रूम में है, एक गलती करे तो दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डेवलपर्स जो है न्यू OS या सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हैं बिना रियल सिस्टम को डिस्टर्ब किए। तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
अगर क्रैश भी हो गया तो रियल सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्टिंग अपनी सेफ हो जाएगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? वीएम में डिस्क स्टोरेज हैंडलिंग ट्रिकी होती है। मल्टीपल वीएम जो है सेम डिस्क यूज करते हैं, जिससे स्लो परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट हो जाएगा। सोचो अगर 5 लोग एक ही हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो स्पीड स्लो हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सेफ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सेफ टेस्टिंग होगी। पर डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्क हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया हो। क्लास स्ट्रक्चर है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब ये क्या होता है? दिस इज द मॉडर्न ओएस स्ट्रक्चर एंड इन दिस स्ट्रक्चर द प्रोसेस are run in oftenly user mode instead of kernel mode, but kernel handles the user request. ये एक एडवांस टाइप है ओएस डिजाइन का। आजकल के सिस्टम्स जो हैं वो माइक्रो कर्नल बेस्ड ओएस है, उसमें ये यूज होते हैं। तो ये अपना मॉडर्न अप्रोच है, लेटेस्ट डिजाइन है। ज्यादातर प्रोसेसर यूजर मोड में ही रन होते हैं, कर्नल मोड में नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, सिस्टम सेफ रहते हैं और यूजर मोड पे सेफ एग्जीक्यूशन होता है। यूजर जो है खुद डायरेक्ट हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते, इसीलिए रिक्वेस्ट कर्नल को जाती है। तो कर्नल डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। तो कर्नल इज आवर डिसीजन मेकर। बेसिकली कर्नल हैंडल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। क्लाइंट्स और सर्वर डायरेक्ट बात नहीं करते, कर्नल बीच में एक मेडिएटर होता है। मैसेज भेजना और रिसीव करना कर्नल मैनेज करता है। Request for service is a user process known as client process and reply to the user is known as server process. जो प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजता है उसे कहते हैं क्लाइंट प्रोसेस। जैसे तुमने फाइल ओपन करना चाहते हो तो तुम एक रिक्वेस्ट भेजोगे क्योंकि तुम एक क्लाइंट हो, और जो प्रोसेस सर्विस देता है, जो रिप्लाई देगा, उसे कहते हैं सर्वर प्रोसेस। फाइल सर्वर डेटा भेजता है, वही सर्वर है, तो वो अपनी फाइल ओपन कर देगा। यानी क्या हुआ? जो क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, फिर कर्नल क्या करता है? मैसेज पास करता है, फिर सर्वर जो है वो मेरे को सर्विस देगा, फिर कर्नल से रिजल्ट मिल जाता है, फिर क्लाइंट को अपना रिजल्ट मिलता है। तो क्लाइंट क्या होता है? जो मांगता है, सर्वर जो देता है, और कर्नल जो है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ये करवाता है। हम देखते हैं और इसका डायग्राम समझते हैं। तो ये अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल का फिगर। तो सबसे पहले तुम क्या देख रहे हो? क्लाइंट प्रोसेस। ये क्या है? ये यूजर प्रोग्राम्स है, जो अपने ब्राउजर ऐप फाइल ओपन करने वाले प्रोग्राम होते हैं ये। और ये कहाँ रन करते हैं? ये यूजर मोड में रन करते हैं। और जो एक यूजर मोड जो लेवल है, इसका मतलब क्या है कि ये अपना एक सेफ एरिया है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है हार्डवेयर एक्सेस नहीं करता है, क्लाइंट सिर्फ यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब जो ये मिडिल में है ये अपने सर्वर्स है। जैसे कि ये मिडिल में ये अपने सर्वर है, प्रोसेस सर्वर, टर्मिनल सर्वर, फाइल सेवर, मेमोरी सर्वर। ये भी प्रोसेसर ही हैं, लेकिन इनका कुछ स्पेशल काम है। जो प्रोसेस सर्वर होता है वो प्रोसेस हैंडल करता है, टर्मिनल वाला जो होता है वो इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है, मेमोरी वाला मेमोरी हैंडल करता है, और जो अपना फाइल सर्वर है वो अपनी फाइल्स मैनेज करता है। तो सर्वर कौन है? अपनी सर्विस देने वाले। तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट काम नहीं करता है, वो मैसेज भेजता है कि यार ये फाइल ओपन कर दो, तो बाकी का काम फिर सर्वर काम करता है। तो इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है? मैसेजेस के थ्रू होता है। और जो माइक्रो कर्नल देख रहे हो ये अपनी बॉटम लेयर है। ये पूरा ओएस नहीं होता है, सिर्फ ओएस का बेसिक काम करता है, जैसे कम्युनिकेशन हैंडल करना, मैसेज पास करना या कंट्रोल मेंटेन करना। माइक्रो कर्नल क्या है? ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये अपना कर्नल मोड है। ओके, कर्नल मोड क्या होता है? ये कर्नल मोड क्या होता है? माइक्रो कर्नल रन करता है। कर्नल मोड में क्या होता है? फुल कंट्रोल, फुल हार्डवेयर एक्सेस रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, मैसेज जाता है कहाँ पे? माइक्रो कर्नल को, और माइक्रो कर्नल क्या करते हैं? सही सर्वर भेजता है, सर्वर काम करता है और रिजल्ट जो है वापस अपने क्लाइंट को मिल जाता है। तो क्लाइंट अपना काम दे देता है, माइक्रो कर्नल मैसेज भेजता है, सर्वर काम करता है
और फिर रिजल्ट वापस आ जाता है। तो ऐसे अपना ये वर्क होता है और यही अपनी थ्योरी है थोड़ी। In this model, the OS is splitted up into parts. Each part handle only one phase of the system, such as process service, file service, memory service, terminal service. Each part becomes small and worth manage. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो पूरा है OS है वो एक साथ नहीं होता है, इसे छोटे छोटे जो पार्ट्स है मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पार्ट जो है वो अलग अलग काम करता है। हर पार्ट को सिर्फ एक ही स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। फेस्ड, ये क्या मतलब है इसका? सिस्टम का एक पार्ट एक एक्सेप्ट है, मतलब वन पार्ट वन जॉब। जो डिफरेंट पार्ट्स है वो अलग अलग सर्विसेज हैंडल करते हैं, जैसे कि प्रोसेस सर्विस प्रोसेस मैनेज करता है, फाइल वाला फाइल, मेमोरी सर्विस मेमोरी मैनेज और टर्मिनल सर्विस इनपुट आउटपुट मैनेज हैंडल करना। और हर सर्विस के लिए अलग अलग अपना सर्वर रहता है, क्योंकि हर पार्ट छोटा होता है तो उससे क्या होता है समझना अपना आसान हो जाता है और मैनेज करना आसान होता है, एरर्स फिक्स करना आसान हो जाता है। तो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसमें ओएस के छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जहाँ पे हर पार्ट एक स्पेसिफिक काम करता है। इससे जो है अपना सिस्टम है वो सिंपल और मैनेजेबल हो जाता है। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते, ज्यादा इतना नहीं पूछते। एडेप्टेबिलिटी क्या है? इजीली एडजस्ट और फिट हो जाना। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो क्या करते हैं, इजीली यूज हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। कि क्लाइंट सर्वर मॉडल इज इट्स एडेप्टेबिलिटी टू यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जैसे कि इंटरनेट या क्लाउड सिस्टम। जो क्लाइंट है वो एक कंप्यूटर पर और सर्वर दूसरे कंप्यूटर पर दोनों नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए ये मॉडल नेटवर्क बेस्ड सिस्टम के लिए भी परफेक्ट है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर मेक इनएफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी। यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, क्लाइंट अलग कर रहा है सर्वर अलग कर रहा है, तो हर प्रोसेस अपनी मेमोरी यूज करता है। रिजल्ट क्या है कि मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है और सिस्टम स्लो भी हो सकता है। तो ये अपना एक डिसएडवांटेज है। जैसे तुम एक काम के लिए 5 अलग लोग लग गए, सब अपनी स्पेस यूज कर रहे हैं, अब हुआ कि रिसोर्सेस वेस्ट हुई है, ठीक है। एक ही बंदा अगर एक काम को कर सकता है तो अपन 5 से क्यों करवाए, फिर फालतू टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर कुछ ना कुछ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये इजीली काम आ सकता है और मल्टीपल प्रोसेस की वजह से मेमोरी वेस्ट होती है। तो ये अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल है। आई होप तुम्हें जो अपना ओएस का स्ट्रक्चर है, मोनोलिथिक, वर्चुअल मशीन, लेयर्ड, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये अच्छे से समझ में आ गया।